आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हिडन बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने तेजी से आकार ले रही है। इंडिया का ई स्पोर्ट्स और गेमिंग अरीना बूम। ये अब सिर्फ दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए वीडियो गेम्स खेलने तक सीमित नहीं रहा। ये एक मैसिव एंटरटेनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन बन चुका है जहां ग्रोथ का पोटेंशियल किसी भी अनुमान से कई कई ज्यादा है। तो आइए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। तो आइए जल्दी से इस विश्लेषण का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे द ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फिनोमिनन की, फिर इंडियाज अनटैप्ड गेमिंग मार्केट, उसके बाद द ग्रेट कैफे गैप, फिर द बिजनेस ऑफ गेमिंग और आखिर में बिल्डिंग अ विनिंग स्ट्रैटेजी। सेक्शन 1, द ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फिनोमिनन, लेजिटिमाइजिंग अ न्यू स्पोर्ट। अगर किसी को अभी भी लगता है कि ई स्पोर्ट्स बस एक छोटी मोटी हॉबी है, तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ है टेनिस का अल्टीमेट सरताज विंबलडन, जिसका प्राइस पूल करीब $16 मिलियन का है, और दूसरी तरफ डोटा 2 का दी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जिसका प्राइस पूल $20 मिलियन को भी क्रॉस कर गया है। ये नंबर्स प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि ई स्पोर्ट्स अब किसी भी ट्रेडिशनल प्रीमियर स्पोर्ट को कांटे की टक्कर दे रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग जायंट्स की लीग में आ चुका है और इसका एवोल्यूशन देखना वाकई हैरान करने वाला है। 1980s में अटारी के बेसिक स्पेस इन्वेडर्स टूर्नामेंट से लेकर 90s की पीसी गेमिंग बूम तक कहानी बहुत तेजी से बढ़ी, और फिर 2000s में आए मेजर लीग गेमिंग और मोबास, जिन्होंने पूरे सीन को मल्टी मिलियन डॉलर स्टेडियम इवेंट्स में बदल कर रख दिया। कहाँ पहले लोग आर्केड्स में जमा होते थे और आजकल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स कई दिनों तक चलते हैं और पूरे के पूरे स्टेडियम्स खचाखच भरे रहते हैं। इट्स लिटरली दैट मैसिव। अब इस मॉडर्न प्रीमियम ई स्पोर्ट्स लाउंज को ही देख लीजिए। ध्यान दीजिए कि ये 90s या अर्ली 2000s के उन बेसिक अंधेरे इंटरनेट कैफेज जैसा बिल्कुल नहीं है। आजकल के अरीनाज एक्चुअली प्रीमियम, हाईली इमर्सिव एक्सपीरियंसेस ऑफर करते हैं। यहाँ टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर सेटअप्स हैं, कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक चेयर्स हैं और एकदम बेहतरीन लाइटिंग होती है। ये प्योरली एक नए जमाने का प्रीमियम एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। सेक्शन 2, इंडियाज अनटैप्ड गेमिंग मार्केट, द नेक्स्ट फ्रंटियर। अब हम अपना ध्यान दुनिया से हटाकर सीधा इंडिया पर लाते हैं। देखिए, यहाँ कई बड़े मार्केट ड्राइवर्स एक ही दिशा में पुश कर रहे हैं। राइजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और सस्ते इंटरनेट ने गेमिंग को लगभग हर घर तक पहुंचा दिया है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस ट्रेंड को और भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग आंकड़ा ये है, इंडिया में इस वक्त 240 मिलियन मोबाइल गेमर्स हैं, और रिसर्च बताती है कि जो लोग 18 महीने से ज्यादा मोबाइल पर खेलते हैं, उनके पीसी या कंसोल जैसे मैच्योर प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं। अभी देश में 15 मिलियन एक्टिव पीसी गेमर्स हैं और ये नंबर प्रैक्टिकली आसमान छूने वाला है। सेक्शन 3, द ग्रेट कैफे गैप, स्पॉटिंग द इनएफिशिएंसी। अब इस स्लाइड पर जो डिस्पैरिटी है वो देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। डिमांड तो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? चाइना का उदाहरण लीजिए। वहां लगभग 60 मिलियन गेमर्स के लिए 1,60,000 ई स्पोर्ट्स कैफेज मौजूद हैं, यानी रफली हर 400 गेमर्स पर एक कैफे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हमारे 15 मिलियन गेमर्स के लिए सिर्फ 350 डिसेंट ई स्पोर्ट्स कैफेज हैं। मतलब यहाँ हर 40,000 गेमर्स पर सिर्फ एक कैफे। ये गैप एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल है। तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है? अगर हमें इस गैप को भरना है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को थोड़ा भी मैच करना है, तो इंडिया में अभी लगभग 4,000 नए ई स्पोर्ट्स कैफेज की जरूरत है। और बिजनेस टर्म्स में बात करें तो इसका सीधा मतलब है 1.2 बिलियन यूएसडी का एनुअल मार्केट पोटेंशियल। जी हाँ, $1.2 बिलियन। ये एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए एक बहुत ही विशाल अपॉर्चुनिटी है, जिसे अभी तक प्रॉपर्ली टैप ही नहीं किया गया है। सेक्शन 4, द बिजनेस ऑफ गेमिंग, मैकेनिक्स ऑफ अ प्रॉफिटेबल अरीना। अब मार्केट के आंकड़े तो समझ लिए, लेकिन इन गेमिंग स्पेसेस को एक्चुअली प्रॉफिट में कैसे चलाते हैं? एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि गेमिंग कैफेज सिर्फ पीसी को घंटे के हिसाब से रेंट पर देकर पैसे बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वेल प्लान्ड ई स्पोर्ट्स अरीना के पास हाईली डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं। आवरली चार्जेस अपनी जगह हैं, पर इसके अलावा रेगुलर मेंबरशिप्स, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होस्ट करने की फीस, फूड एंड बेवरेजेस, स्ट्रीमिंग इवेंट्स और मर्चेंडाइज सेल्स भी होती हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक रोबस्ट और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस इंजन बनाती हैं। तो आइए दो बिजनेस अप्रोचेस को क्लियर कट कंपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड गेमिंग कैफे और एक प्रीमियम ई स्पोर्ट्स अरीना।
दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। स्टैंडर्ड कैफे में शुरुआती इन्वेस्टमेंट मॉडरेट होती है। यहाँ कैजुअल गेमर्स आते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई 12 से 24 महीने में कवर हो जाता है। वहीं एक प्रीमियम ई स्पोर्ट्स अरीना में अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट काफी हाई होती है, क्योंकि वहाँ एब्सोल्युटली टॉप टियर सेटअप्स लगते हैं। इनका टारगेट ऑडियंस सीरियस कंपेटिटिव गेमर्स होते हैं। हालांकि इसका रेवेन्यू पोटेंशियल डेफिनेटली बहुत हाई है, पर इसका आरओआई आने में 18 से 36 महीने लग सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी रियल बिजनेस की तरह यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं है। कुछ सॉलिड ऑपरेशनल हर्डल्स भी हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी का तेजी से बदलना एक कांस्टेंट रिस्क है। हार्डवेयर को रेगुलरली अपग्रेड करना ही पड़ता है। फिर आती है लोकेशन। ये बहुत स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, जैसे कॉलेजेस या आईटी हब्स के बिल्कुल पास। और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जैसे जीएसटी, ट्रेड लाइसेंसेस और लोकल परमिशंस काफी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। एक सक्सेसफुल अरीना चलाने के लिए इन रिस्क्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना बिल्कुल क्रूशियल है। सेक्शन 5 बिल्डिंग अ विनिंग स्ट्रैटेजी, रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन। थ्योरी से निकलकर अब जरा देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। पुणे के एक लोकल स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने शुरुआत एक बेसिक कैफे से की जहां सारा ध्यान सिर्फ आवली रेवेन्यू पर था, लेकिन फिर उन्होंने एक प्रॉपर डीपली रिसर्च्ड मार्केट एनालिसिस किया। उन्होंने वीकेंड्स पर टूर्नामेंट्स होस्ट करना शुरू किया, इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया और लोकल कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप्स की। और इस सब का रिजल्ट सिर्फ 14 महीनों के अंदर उनका मंथली रेवेन्यू 60% तक शूट अप कर गया। इट्स एन इनक्रेडिबल बम्प। एक और कमाल का उदाहरण बेंगलुरु से आता है। एक एंटरप्रेन्योर को अपना प्रीमियम अरीना खोलना था, पर उनके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बिल्कुल अनक्लियर थे, जिस वजह से इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंटली फंड नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने आवियान अकाउंटिंग जैसे प्रोफेशनल्स की मदद ली और एक सॉलिड बिजनेस प्लान के साथ एक्यूरेट फाइनेंशियल फोरकास्टिंग डेवलप की, और बस गेम चेंज हो गया। उन्हें ना सिर्फ फंडिंग मिल गई, बल्कि 40 सिस्टम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च भी हुआ। एक ही साल में रेवेन्यू इतना डाइवर्सिफाई हो गया कि उन्होंने दूसरी लोकेशन की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी। क्लियर पॉइंट ये है कि प्रॉपर प्लानिंग से ही सक्सेस तय होती है। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स और केस स्टडी से एक मूल बात जो निकल कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ एक स्क्रीन और कीबोर्ड का सेटअप नहीं है, ये एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे एक समय में मल्टीप्लेक्सेस और बॉलिंग एलीज ने एंटरटेनमेंट का एक पूरा नया दौर शुरू किया था, ई स्पोर्ट्स अरीनाज वही नेक्स्ट एवोल्यूशन है। ये ऐसी स्पेसेस हैं जो कम्युनिटीज बिल्ड करती हैं, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करती हैं और एक इमेंस वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करती हैं। और इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हम सभी को सोचना चाहिए। इंडिया के ई स्पोर्ट्स लैंडस्केप में लगभग $1.2 बिलियन का गैप खुलेआम मौजूद है, जो भरने का इंतजार कर रहा है। ऑडियंस पूरी तरह तैयार है और मार्केट परफेक्टली राइप है। तो आखिर कौन से विजनरीज इस मैसिव अपॉर्चुनिटी को सही वक्त पर टैप करेंगे और देश का अगला बड़ा ई स्पोर्ट्स एम्पायर खड़ा करेंगे? एक ऐसी चीज जिस पर वाकई ध्यान देना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।